अशोक जी अभय को लेकर बाहर आ जाते हैं और फिर वो दीप्ति जी को फ़ोन करके कहते हैं, कहाँ हो? तो दीप्ति जी कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तब अशोक जी कहते हैं, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और वो फ़ोन रख देते हैं। दीप्ति जी कुछ कहने ही वाली थी कि उनका फ़ोन कट गया। तो काजल ने कहा, क्या हुआ मॉम? आप फ़ोन को ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो दीप्ति जी कहती है, पता नहीं तुम्हारे डैड को क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरे लिए सरप्राइज़ है और फ़ोन रख दिया। इस पर काजल कहती है, क्या डैड यहाँ पर आ रहे हैं? तो दीप्ति जी हाँ कहती है। अब तक रात के 9 बज रहे थे, तभी अभय कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो घर का रास्ता नहीं है। तब अशोक जी कहते हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तब अभय कहता है, पर वहाँ क्यों? इस पर वो सारी बात उसको बता देते हैं, पर अभय को सब कुछ पहले से ही मालूम था, मगर फिर भी वो ना जानने का नाटक करते हुए कहता है, अब कैसी है? तो अशोक जी कहते हैं, कल सुबह उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अशोक जी रूम में जाते हैं। तो दीप्ति जी कहती हैं कि आप कौन से सरप्राइज़ के बारे में कह रहे थे? तो वो कहते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता हूँ, बस तुम अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना। फिर वो कहते हैं, आ जाओ। तभी रूम का दरवाज़ा फिर से खुलता है और अभय अंदर आ जाता है। तब दीप्ति जी की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है और वो अभय को देखकर एकदम जम सी जाती है और काजल का भी वही हाल होता है। कुछ देर रूम में एकदम शांति रहती है। फिर दीप्ति जी अभय की तरफ बढ़ती है तो अभय का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। फिर सभी को एक थप्पड़ की आवाज़ आती है। तो दीप्ति जी ने अभय को मारा था। ये देखकर अशोक जी काजल की तरफ देखते हैं, मानो कि पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, पर काजल तो बस एकटक अभय को देख रही थी। फिर अशोक जी दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां दीप्ति जी अभय को मारकर उसके गले लग गई और रोने लगती है। तो अभय का भी वही हाल था। दीप्ति जी के गले लगते ही उसके आंसू भी निकल ही जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अभय माँ को वहाँ के सोफे पर बैठाया और उन्हें चुप कराने लगा और कहने लगा, माँ मैं अब आ गया हूँ। तब वो कहती है, कहाँ था इतने समय से और तुम बिना बताए क्यों चले गए? तो अभय कहता है, सब बताऊंगा, बस पहले अपनी प्रिंसेस से तो मिल लूं, देखो कब से मुझे घूर रही है। फिर वो काजल के पास जाकर कहता है, कैसी हो प्रिंसेस? तब काजल होश में आती है और उसके आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तो काजल के सिर पर हाथ रखकर चुप कराते हुए कहता है, देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। तब काजल कहती है, आपसे मैं बहुत गुस्सा हूँ, कम से कम मुझसे एक बार बात तो करते। तब वो कहता है, माफ़ कर दो, और अपना कान पकड़ लेता है। तो काजल कहती है, एक शर्त पर, अब कभी आप हम सबको छोड़कर नहीं जाएंगे? तो कहता है, ठीक है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी दीप्ति जी कहती है, पहले मुझे बताओ, इतने समय से तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? तो अभय कहता है, ठीक है। फिर वो कहना शुरू करता है, जब मैं यहाँ से गया तो मैं दिल्ली छोड़कर मुंबई चला गया और वहाँ मैं एक होटल में काम करने लगा। फिर एक दिन जब मैं काम से अपने रूम पर जा रहा था, तब रात हो चुकी थी और मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं पैदल ही जाने लगा। कुछ दूर चलते ही मुझे वहाँ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी और मैं उस दिशा में चला गया। फिर छुप कर देखने लगा तो वहाँ दो गैंग में लड़ाई हो रही थी। तब मेरी नज़र एक आदमी पर गया, जिस पर उसके पीछे से एक आदमी उस पर गोली चलाने ही वाले थे, मगर मुझे लगा मुझे उस आदमी को बचाना चाहिए, इसीलिए मैंने दौड़ लगाई और मैंने उस आदमी को धक्का दिया, जिससे उस आदमी को लगने वाली गोली मेरे कंधे पर लगी और मैं बेहोश हो गया। इस पर सभी एक साथ बोले, क्या? तो अभय उन्हें अपने जख्म दिखाता है, जो अब भर चुका था, पर उसके निशान अब भी थे। तब अशोक जी कहते हैं, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, कहीं गोली लग जाती तो? इस पर अभय कहता है, मुझे उस समय लगा कि उस आदमी को बचाना चाहिए और मैंने बस अपने दिल की सुनी और जो ठीक लगा कर दिया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में था और डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया था और मेरे कंधे पर पट्टी थी। फिर वहाँ एक आदमी आया और मुझे होश में देखकर वह बाहर गया। फिर एक आदमी अंदर आया और वो वही था जिसे मैंने बचाया था। फिर उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था। फिर वो कुछ देर चुप रहा और बोला, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उससे बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गया। तब उसने कहा, ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है। तुम्हारा नाम अभय सेन है और तुम दिल्ली के बिजनेसमैन अशोक सेन के बेटे हो और तुम यहाँ घर छोड़कर आए हो, वो भी अपनी फैमिली को बिना बताए, और तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो भी मुझे पता है। अगर तुम चाहते हो मैं उन लोगों को रास्ते पर ला सकता हूँ। तब मैंने कहा, नहीं, मैं उन लोगों को अपने दम पर सबक सिखाऊंगा। तब उसने कहा, तुम बहादुर भी हो और एक अच्छा आदमी भी, तो चलो मेरी जान बचाने के बदले मैं तुम्हें उससे बदला लेने लायक बनाऊंगा, ये तो मैं कर सकता हूँ। तब मैंने उसकी ये बात मान ली और वो मुझे लेकर अमेरिका आ गया और 5 सालों तक उसने मुझे हर चीज़ सिखाई, दुश्मनों से लड़ना, बिजनेस करना और बहुत कुछ। फिर देखो मैं आज MS कॉरपोरेशन का
वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तब अशोक जी कहते हैं फिर वो कौन था जिसे तुमने बचाया? और सब भी यही पूछना चाहते थे, इसीलिए अभय ने कहा वो एमएस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन थे। ये सुनकर सब लोग अभय को देखने लगे। तभी काजल बोली, ब्रो इसलिए उन्होंने मेरे लिए इतना किया, ये तो वही बता सकते हैं। तभी काजल के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने मोबाइल से राज को मैसेज किया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहा और वो मन ही मन खुश होने लगी। तभी दीप्ति जी कहती है उनका नाम क्या है? तब अभय कहता है RBS। तो सबका मुंह बन जाता है। तब अशोक जी कहते हैं पूरा नाम क्या है? इस पर अभय कहता है मैं नहीं बता सकता हूँ। पर क्यों? तब अभय कहता है हम सबको कंपनी में काम करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय चेयरमैन के बारे में बाहर कुछ भी नहीं बता सकता। अगर किसी ने वो नियम तोड़ा तो उसे 100 करोड़ या फिर जिंदगी भर जेल में रहना होगा। इस पर सभी कहते हैं ये कैसा नियम है? तब अभय की नज़र हंसते हुए काजल पर जाती है तो कहता है तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तो काजल हड़बड़ा जाती है और कहती है आपको देखकर बस मैं अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही। तब दीप्ति जी कहती है छोड़ो इसको, पता नहीं इसे आजकल क्या हो गया है, कभी गुस्सा होती है कभी हंसती है, सब उस लड़के की वजह से हुआ है। अभय को तो पहले से ही पता था किसके बारे में कह रही है। फिर वो अनजान बनते हुए कहता है कौन सा लड़का? तब दीप्ति जी राज के बारे में उसे बताती है। तब अभय काजल की तरफ देखकर कहता है अब तो मुझे भी उससे मिलना है। तब अशोक जी कहते चलो बेटा अब घर चलते हैं, दीप्ति यहीं पर रहेगी, हम लोग सुबह इसे आकर ले जाएंगे। तब अभय कहता है आप दोनों जाओ, मैं काजल के साथ रहता हूँ और मुझे इससे बात भी तो करनी है। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर राज जब सोने के लिए अपने कमरे में आता है तो वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे काजल का मैसेज दिखता है जिसे देखकर वो कहता है इतनी रात को क्यों बुला रही है? फिर वो कुछ सोचकर दबे पाँव विला से बाहर आकर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उसे वहां पहुंचते हुए रात के 12 बज जाते हैं। फिर वो रूम में दाखिल होता है जिसे देखकर अभय तुरंत अपने सीट से खड़ा हो जाता है जिसे काजल नोटिस करती है और वो अभय से कहती है क्या तुम इसे जानते हो? तो अभय हड़बड़ा जाता है और मन में कहता है इसका मतलब इसीलिए उस समय मुस्कुरा रही थी। फिर वो काजल से कहता है नहीं, वो तो कोई कमरे में अचानक आ गया इसीलिए मैं थोड़ा चौंक गया। वैसे ये कौन है? ये सुनकर काजल का मुंह बन जाता है। फिर वो कहती है ये राजवीर है। तो अभय उससे हाथ मिलाते हुए कहता है मैं अभय, काजल का भाई। जिस पर राज भी अनजान बनते हुए कहता है मैं राजवीर सिंह। फिर अभय कहता है शुक्रिया आपका जो आपने मेरी बहन का ख्याल रखा। तो राज कहता है इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, एक समय पर किसी ने भी मेरा ख्याल रखा था, नहीं तो मैं इस समय आपके पास नहीं होता। फिर राज काजल को देखकर कहता है तुमने मुझे यहाँ बुलाया, कोई काम था? तब काजल क्या ही बोलती, उसका तो प्लान ही फ्लॉप हो गया था। फिर वो ज़बरदस्ती हंसते हुए कहती है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ये सुनकर राज और अभय मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तब का राज कहता है ठीक है तुम सो जाओ, मुझे भी जाना है, वैसे भी अगर किसी ने हमें घर में नहीं देखा तो बवाल हो जाएगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और काजल कुछ बोल नहीं पाती है। राज के जाने के बाद अभय काजल से कहता है क्या तुम्हें वो पसंद है? तो काजल शर्माते हुए हाँ कहती है। तो अभय कुछ और नहीं पूछता और कहता है काफ़ी रात हो गई है, अब सोते हैं। तो काजल भी हाँ कहती है, फिर सो जाती है और इधर राज भी जाकर सो जाता है। अगली सुबह काजल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राज सुबह उठकर तैयार होता है और बाहर जाने लगता है। तो वानी जो हॉल में बैठी थी, राज उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेकर बाहर जाने लगता है। तो वो कहती है आज तुम बाहर क्यों जा रहे हो? पता है ना कि आज पूजा है। तब राज कहता है बड़ी माँ अब तो सब जानती है ना, अगर मुझे आप सबको बचाना है तो मुझे ये सब जल्दी ख़त्म करना होगा। तब वो कहती है मैं तुम्हें कुछ करने से मना नहीं कर रही, बस आज पूजा है इसीलिए। तब राज कहता है ठीक है मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। इतना बोल वो बाहर आता है। फिर वो वहाँ से सेरा के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वो उसी विला में जाता है जहाँ पहली बार गया था। उसके वहाँ जाते ही उसके सब आदमी उसको सैल्यूट करते हैं और वो किसी तहखाने में जाता है जहाँ 4 आदमी को कुर्सी पर बांध कर रखा था। राज को देखते ही सेरा कहता है अच्छा किया बॉस जो आप आ गए, इन सब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तब वो सबको घूरता है तो सब चुप हो जाते हैं। तब राज कहता है इन लोगों को जगाओ। तो उसके आदमी तुरंत चारों को होश में लाते हैं। जब राज उन सबको देखता है तो वो सभी 25-26 साल के फॉरेनर थे। तब राज उन लोगों की भाषा में कहता है तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे और तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो सभी नहीं कहते हैं और उनमें से एक कहता है मैं यहाँ किसी पर नज़र रखने आया था। तब राज सभी को सनाया की फ़ोटो दिखाकर कहता है इसे। तब सभी लोग हाँ कहते हैं। फिर राज कहता है तुम सब किस किस गैंग से हो? तब सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनमें से एक कहता है मैं फॉक्स गैंग से हूँ और मेरे लीडर पैट्रिक ने भेजा है फॉक्स गैंग से। फिर दूसरा कहता है ईगल गैंग से हूँ और मुझे गैंग के बॉस थॉमस ने भेजा है। फिर उनमें से तीसरे ने कहा मैं ड्रैगन गैंग से हूँ
और मुझे किंग मिनहोटो ने भेजा है। फिर चौथा कहता है मैं ताशी गैंग से हूँ और मुझे ली फैंग ने भेजा है। ये सुनकर तो राज का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या हो रहा है ये सब। फिर वो शांत होकर उनसे कहता है तुम्हारा काम क्या था। तो इस पर सभी कहते हैं मेरा काम सिर्फ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था बस, और कुछ नहीं। तब राज उन लोगों से कुछ और नहीं पूछता और वो बाहर जाता है और सेरस कहता है ख़त्म कर दो इनको। फिर वो विला से बाहर आकर अपना फ़ोन निकाल कर एक फ़ोन करता है तो दूसरी तरफ का आदमी 4-5 रिंग के बाद फ़ोन उठाकर कहता है बस 2 मिनट सर, अभी आपसे बात करता हूँ। फिर राज को सिर्फ अपने मोबाइल पर लोगों की चीखें सुनाई देती है। कुछ देर बाद वो फिर से हेलो कहता है और फिर बोलता है माफ़ करना सर, जो मैंने आपको इंतज़ार करवाया तो थोड़ी सफाई कर रहा था, यहाँ गंदगी कुछ ज़्यादा ही है। तब राज कहता है मुझे इन 4 गैंग के बारे में सभी जानकारी भेजो, मैंने तुम्हारे फ़ोन पर भेजा है। तब उधर से आवाज़ आती है सर ये काम हो जाएगा, आपको कितने समय में चाहिए। राज कहता है जितनी जल्दी हो सके उतना। तब उधर से कहता है ओके। फिर राज फ़ोन रख देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद वो घर आ जाता है और वो अंदर जाने ही लगता है कि उसका फ़ोन फिर से बजता है जिस पर सम्राट नाम शो हो रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि सिंडिकेट का कमांडर था। तब राज फ़ोन उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है बॉस मुझे आपके पिता के बारे में एक खबर पता चली है। तो राज कहता है वो क्या है। तब वो कहता है आपके पिता के साथ 2 लोग उस एक्सपेरिमेंट में थे और उनमें से एक की मौत उसके पिता के दिन ही हुआ था और दूसरा आदमी, उसके बारे में कोई खबर नहीं है पर हाँ वो अभी दिल्ली में ही है और वो कोई प्रोफेसर है और इसी ने आपके पिता के बारे में जानकारी दुश्मनों को दिया था। तब राज कहता है तुम श्योर हो। तो सम्राट कहता है जी बॉस, मैंने पूरी छानबीन की है और जब मैं इसकी जांच कर रहा था तो ये कई बार देश से बाहर गया है, वो भी अलग अलग नाम से, इसलिए इसकी असली नाम नहीं पता चला है, मगर इसकी फ़ोटो मेरे पास है। तो राज कहता है ठीक है, तुम फ़ोटो भेजो और जानकारी निकालते रहो और हाँ तुम राजवंत फैमिली की भी इंफॉर्मेशन निकालो। सम्राट कहता है बॉस इसने आपको प्रॉब्लम दी है तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। तब राज कहता है नहीं, ये अभय का मैटर है। तभी सम्राट कहता है अच्छा तो वो राजवंत फैमिली है। तब राज कहता है बस इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी मदद कर देना, मैं बोलूँ या नहीं। तब सम्राट कहता है ठीक है बॉस। फिर राज फ़ोन रख देता है। बात करने के बाद राज अंदर जाता है जहाँ उसे सब पूजा की तैयारी करते नजर आ रहे थे। तो वो जाकर हॉल के सोफे पर बैठ जाता है। तब मालती जी उसके पास जाती है और कहती है कहाँ गया था इतनी सुबह को। तो राज कहता है मैं माँ बस पास में ही था। तब मालती जी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा देती हूँ, मुझे बहुत काम है और सब लोगों को आने का समय भी हो गया है। फिर वो कुक को राज का नाश्ता देने को कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर राज नाश्ता करने लगता है। तब वहाँ पर रंजीत जी आते हैं और कहते हैं और बरखुरदार इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ गए थे। तब रंजीत जी को गुड मॉर्निंग अंकल कहता है। फिर वो बोलता है बाद में इसके बारे में बात करते हैं। तो रंजीत जी हाँ कहते हैं। तभी सनाया भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है तो भी उन्हें कहते हैं। फिर वो राज को देखकर कहती है अरे तैयार भी हो गए। तब राज उसे ताना मारते हुए कहता है मैं कुंभकर्ण थोड़ी हूँ जो मुझे इतनी देर लगेगी। ये सुनकर सनाया मुंह फुलाते हुए कहती है देखो बड़े पापा इन्होंने मुझे क्या कहा। तो रंजीत जी थोड़ा भारी आवाज में कहते हैं खबरदार जो मेरी प्यारी बेटी को दोबारा ऐसा कहा तो। ये सुनकर सनाया राज को जीव निकालकर चिढ़ाने लगती है और वहां से भागते हुए कहती है मैं भी तैयार होकर आती हूँ। सनाया को ऐसे भागते देखकर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर वो दोनों फिर बातें करते हैं। तभी वहाँ पंडित जी आते हुए दिखाई देते हैं जिसे देखकर रंजीत जी कहते हैं मैं इनको इनकी जगह दिखा देता हूँ। फिर वो पंडित जी को लेकर चले जाते हैं। राज भी बाहर गार्डन में आता है जहाँ पूजा होने वाली थी। तो वो अपने दोनों माँ और बहन को काम में बिजी देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। जब तक 12 बज गए थे और पूजा 2 बजे से होनी थी और अब गेस्ट का आने का समय भी हो चुका था। फिर वो अपने कमरे में जाता है। तब उसे विक्रांत का फ़ोन आता है तो राज उठाता है। तब विक्रांत कहता है बॉस मैंने उस लड़की की फैमिली की पूरी छानबीन कर ली है जिसने सनाया को परेशान किया था। तब राज कहता है बताओ। उसका पूरा नाम रोहन मलिक है, वो मलिक ग्रुप के मालिक अरमान मलिक का बेटा है। और क्या पता चला। तब वो कहता है उसका बाप इलीगल तरीके से हथियार सप्लाई करता है और उसकी कंपनी में भी बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, तो बॉस उसका खेल ख़त्म करे। तब राज कहता है अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब। फिर राज फ़ोन रख देता है और फिर वो तैयार होकर नीचे आता है तो उसे वहाँ महेंद्र राजपूत और उसकी फैमिली दिखती है। जब महेंद्र जी की नज़र राज पर पड़ती है तो उसे पहचानने की कोशिश करते हैं क्योंकि राज का हुलिया पहले से अलग था। जब वो पहचान जाते हैं तो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। जब वो कुछ कहने ही वाले थे कि राज उन्हें इशारे से मना कर देता है। तब महेंद्र जी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ मालती जी और शनाया आती है। तब रंजीत जी का सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अभी रंजीत जी कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ सेन फैमिली भी आ जाती है। तब रंजीत जी सबका परिचय मालती और वाणी से करवाते हैं। मालती जी तो बस 2 ही लोगों को देख रही थी। जब रंजीत जी वैष्णवी का परिचय करवाते हैं
तब उनकी नज़र काजल पर चली जाती है। तब सनाया माँ के कान में कहती है, यही है माँ आपकी होने वाली बहू। ये सुनकर वो सनाया को चुप रहने को कहती है। फिर सभी छोटे बड़े लोग का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद सभी लोग पूजा की जगह जाते हैं। करीब 4 घंटे तक पूजा होती है। फिर सब लोग गार्डन में बैठकर प्रसाद खाते हैं और राज वहीं एक साइड में बैठा था। तब काजल उसके पास जाती है और कहती है, तुम तो गरीब थे, फिर इतना आलीशान घर कैसे? इस पर राज कहता है, ये मेरा नहीं बल्कि अंकल का है, मैं तो बस उनकी जिद करने की वजह से रहने आया हूँ। इतना बोल वो पानी पीने लगता है। तब काजल कहती है, शादी के बाद भी हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर राज के मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है। राज कुछ कहने ही वाला था कि मालती जी उसका पीठ सहलाने लगती है और कहती है, आराम से पिया करो बेटा, कितनी बार कहा है। फिर वह कहती है, किसकी शादी की बात हो रही है? ये सुनकर राज कहता है, नहीं माँ, बस ये लड़की कुछ भी बोलती है। तब काजल कहती है, मेरा नाम काजल है। फिर वहाँ वाणी जी भी आ जाती है और कहती है, बहन जी क्या हुआ? राज को तो मालती जी कहती है, कुछ नहीं दीदी, बस ये दोनों शादी की बात कर रहे थे। ये सुनकर राज जीत जाता है और वो काजल को घूरने लगता है। तो वहीं काजल यहाँ से भागना चाहती थी। तब वाणी जी राज को छेड़ते हुए कहती है, बेटा क्या तुम सच में शादी करने के लिए मान गए हो? और कौन है वो जिससे शादी करने जा रहे हो? तब मालती जी काजल की तरफ इशारा करती है। तब वाणी जी काजल को बड़े ध्यान से देखकर कहती है, लगती तो बहुत प्यारी हो, क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? अब काजल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर वो सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी वहाँ दीप्ति जी भी आ जाती है, जिसे देखकर काजल को शांति मिलती है। तब मालती जी कहती है, अरे बहन जी आइए बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। दीप्ति जी वहाँ बैठ जाती है। तब मालती जी कहती है, हम अपनी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर दीप्ति जी कुछ कह नहीं पाती और वो इशारे से अशोक जी को बुलाती है। तब वो आते हैं। तब दीप्ति जी उन्हें शादी वाली बात बताती है। तब अशोक जी कहते हैं, देखिए मैं आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये फैसला मेरे पिता करेंगे। फिर वो आगे कहते हैं, वैसे मुझे राजवीर पसंद है, पर फाइनल डिसीजन पापा जी करेंगे और यहाँ बात करना ठीक भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, आप लोग कल डिनर पे मेरे घर आकर कीजिए। तो वहीं राज मेरे पापा से भी मिलने का और बाकी बातें वही हो जाएगी। ये सुनकर वाणी जी कहती है, आपने ठीक कहा भाई साहब, ये अच्छा रहेगा और यहाँ मेहमान भी है तो ये पक्का रहा। हम लोग कल शाम आपके घर आते हैं। सबने इस पर सहमति जताई। फिर वो लोग और लोग के पास चले गए। तब राज काजल से कहता है, क्या बेवकूफ़ी है, देखा सब शादी के लिए मारे जा रहे हैं, अभी तो हम दोनों का कॉलेज भी ख़त्म नहीं हुआ है और हम दोनों को प्यार हुए 3-4 दिन ही हुए हैं। तब काजल कहती है, मैंने तो बस कैजुअली कहा था, मुझे क्या पता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। खैर जो भी हो, अब तो कल ही डिसाइड होगा। इतना बोल वो राज को एक आंख मारकर चली जाती है। तब राज कहता है, क्या बला है ये, इससे तो बचकर ही रहना पड़ेगा। फिर शादी की बात सोचकर वो टेंशन में आ जाता है। तभी रंजीत जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या बात है बच्चे, तुम इतना परेशान क्यों हो? तब वो शादी वाली बात बता देता है। तब रंजीत जी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। तब राज कहता है, अंकल आप जानते हैं कि अगर मेरी पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो यहाँ पर मौजूद लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, यहाँ तक कि बड़ी माँ भी, उन्हें भी पूरी सच्चाई नहीं पता और फिर मुझे उस दुश्मन तक भी पहुँचना है जो सनाया के पीछे है और मैं अपने पिता के कातिलों को भी ढूंढना चाहता हूँ और मुझे अभी तक कुछ पता नहीं और अभी ये शादी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज़ आप हेल्प कर दो। तब रंजीत जी कहते हैं, कल वहाँ जाते हैं और मैं कुछ करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ये शादी अभी टाल दूंगा, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बाकी यहाँ का सारा चीज़ मुझ पर छोड़ दो। इधर राज की शादी की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश से बाहर जल्दबाजी में एक आदमी एक कमरे में दाखिल होता है और वहाँ खड़े इंसान से अपनी भाषा में कहता है, बॉस हमने जिसे काम पर लगाया था उस चारों गैंग के आदमी गायब है। इस पर वह इंसान कहता है, अब खेल में शामिल होने का वक्त आ गया है और आगे कहता है, जैस्पर को यहाँ आने को बोलो। कुछ समय बाद एक 25-26 साल का लड़का आता है तो आदमी कहता है, तुम इंडिया जाओ और एक फोटो को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, इस पर नजर रखो, इसकी हर मूवमेंट पर। और फिर वो फोटो लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो कहता है, कुछ पता चला स्कॉर्पियन ग्रुप को किसने खत्म किया? तब दूसरा आदमी कहता है, बॉस अभी सिर्फ इतना पता चला है कि जॉनी ने किसी बड़े आदमी की बेटी की हत्या करवाई थी और उसी ने उसके पूरे गैंग को सफाया किया है। तब बॉस कहता है, ये जितना सिंपल दिख रहा है वैसा नहीं है, बात कुछ और ही है, खैर तुम पता करते रहो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो दूसरा आदमी जी बॉस कहकर वहां से चला जाता है। इधर राज के घर पर सबका खाना हो गया था और सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब महेंद्र जी रंजीत से कहते हैं,
तुम हमारे घर डिनर पर कब आओगे? तब रंजीत जी कहते हैं अंकल मैं इस वीकेंड पर आऊँगा। फिर सभी लोग एक दूसरे को बाय कहकर चले जाते हैं। उसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगली सुबह राज उठकर वॉशरूम जाता है और तैयार होकर नीचे आता है, जहाँ उसे उसकी दोनों माँ नीचे ही बैठी दिखती है। तो वो जाकर उनका आशीर्वाद लेता है। तभी वहाँ सनाया भी आ जाती है और वो भी आशीर्वाद लेती है। उसके बाद नाश्ता करके दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जब दोनों कॉलेज के गेट से अंदर जाने लगते हैं तो पीछे से काजल आवाज़ लगाती है सनाया। तब वो दोनों रुक जाते हैं। जब काजल उनके पास आती है तो सनाया कहती है गुड मॉर्निंग भाभी। तब काजल भी कहती है गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। दोनों की बातें सुनकर राज अपने आप से कहता है कहाँ फंस गया हूँ। फिर वो दोनों को कहता है तुम दोनों लगे रहो, मैं चलता हूँ। ये कहकर राज वहाँ से चला जाता है। ये देखकर काजल कुछ कहने ही वाली थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती जो काजल का नाम बुला रही थी। तब वो मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ नेहा और जूही दिखती है। तो उन दोनों को देखकर आपस में गले मिलते हैं। तब नेहा कहती है काजल बेब तुम पूरे एक सप्ताह से कहाँ थी? तो इस पर काजल कहती है मैं तो एक रिश्तेदार के घर में गई थी जहाँ पे पूजा थी, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे वहाँ जाने को कहा था, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। तो जूही कहती है तुम कब से पूजा पाठ करने लगी? तब काजल कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, पापा को छुट्टी नहीं थी इसलिए मुझे और मेरी मॉम को जाना पड़ा। तब जूही की नज़र सनाया पर पड़ती है तो वो काजल को कहती है कि तो फर्स्ट ईयर वाली लड़की है ना। तब नेहा भी कहती है हाँ यार, मगर ये तुम्हारे साथ क्यों है? तब काजल कहती है ये मेरी नई दोस्त है। तब जूही कहती है क्या बात है काजल, आजकल तुम फटीचर लोगों को भी अपना दोस्त बनाने लगी। और जूही सनाया को घिन भरी नज़रों से देखने लगी। फिर नेहा भी कहती है काजल तुम तो ऐसी नहीं थी, पर अब तुम इसे हमारे बराबर बिठाओगी। तब काजल कहती है बस बहुत हुआ, अगर किसी ने सनाया के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, दोस्ती पैसे देखकर नहीं बल्कि इंसान को देखकर किया जाता है। तब नेहा कहती है इससे पहले भी तो इसके जैसे बहुत लोगों ने दोस्ती करनी चाहिए पर तुमने मना कर दिया, इसमें ऐसा क्या है जो बाकी सब में नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह ये भी तुम्हारी नौकरानी बनने के तैयार हो गई? मगर ये बात है कि ये पिछली बार वाली से ज़्यादा अच्छी है। इतना बोलकर दोनों हंसने लगी। ये सुनकर तो सनाया को यकीन नहीं हुआ कि काजल ऐसी है और वो काजल को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तब काजल को थोड़ी बेचैनी होने लगती है और वो भी उन दोनों को गुस्से में देखकर वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कहीं राज को उसके बारे में ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। और यही सब सोचते हुए क्लास में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सनाया भी अपनी क्लास की ओर जा रही थी, मगर उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी जो राज ने देख लिया था। और वो सनाया के पास जाकर कहता है क्या हुआ छोटी, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तब सनाया कहती है भाई क्या मिडिल क्लास होना बेकार है? तब राज कहता है नहीं, इंसान जहाँ पैदा होता है जिस परिवार में, वो गरीब हो या अमीर, इंसान अपनी इंसानियत से अच्छा होना चाहिए और इंसान जैसा भी हो वो अपने हिसाब से गुजर करता ही है। और रही बात गरीब होने का, तो मैं मानता हूँ जो आदमी अपनी मेहनत से पैसे कमाता है और अपने परिवार की देखभाल करता है, अगर वो ईमानदार है तो वो आदमी मेरे लिए महान है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। फिर वो सनाया से कहता है अचानक ये सवाल क्यों? तो सनाया अभी की सारी बात बता देती है राज को। ये सुनकर उसे भी धक्का लगता है और वो सनाया से कहता है क्या कहा, मतलब हम जैसे लोग उसे नौकर लगते हैं? तो सनाया ने हाँ कहा। फिर राज कहता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, शायद पहले वो ऐसी होगी पर अब मुझे लगता है वो बदल गई होगी। उसके बाद वो दोनों क्लास के अंदर जाते हैं। राज जब अपनी सीट पर जाता है तो आदित्य कहता है कल तुम नहीं आए थे और सनाया भी, कुछ हुआ है क्या? इस पर राज कहता है अरे कुछ नहीं, बस हमारे घर पर अंकल और आंटी आए थे इसीलिए नहीं आ पाए। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वैष्णवी मैम क्लास के अंदर आती है तो उनकी नज़र राज पर जाती है तो वो अपनी नज़र झुका लेती है और वो पढ़ाने लगती है। कुछ समय बाद उनका क्लास ख़त्म हो जाता है और वो चली जाती है। फिर कुछ समय बाद क्लास में एक प्रोफेसर आता है तो सब खड़े हो जाते हैं और राज भी, मगर वो प्रोफेसर को नहीं देखता है क्योंकि उसका ध्यान मोबाइल के मैसेज पर था। फिर वो प्रोफेसर सबको बैठने को कहता है, सभी लोग बैठ जाते हैं और राज भी, मगर फ़ोन में आया मैसेज जिसे देखकर वो खुश भी लग रहा था और इमोशनल भी हो रहा था। तभी आदित्य कहता है क्या हुआ भाई, फ़ोन में ऐसा क्या है जो तुम इतनी देर से देख रहे हो? तब राज को ध्यान आता है कि वो इस समय कहाँ पर है। फिर वो आदित्य से कहता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो प्रोफेसर की तरफ देखने लगता है। जब वो प्रोफेसर को देखता है तो उसे वो जाना पहचाना लगता है। कुछ देर देखने के बाद वो फिर से अपने मोबाइल में एक फ़ोटो देखता है और फिर वो प्रोफेसर को दोनों सेम थे। ये देखकर राज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो आखिर क्या था उस मैसेज में और राज प्रोफेसर को देखकर स्माइल क्यों कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहे हमारे इस कहानी को और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। धन्यवाद।